संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो मैं हनुमान चालीसा एज अ मेडिसिन लेती हूँ। मतलब मैं बहुत प्रेम करती हूँ। शायद मेरी लाइफ में कभी कोई आए तो वो सेकंड होगा। पहला प्रेम मेरे लिए हमेशा बना बना के हमें पढ़ाते हैं, हमें बनाते हैं, हमें उस काबिल बनाते हैं। आज का जो ये स्ट्रगल था ये भी ज़रूरी था कल लर्निंग में समझ में। मैं अपनी प्रॉब्लम्स कम लोगों से शेयर करना चाहती हूँ और प्रॉब्लम में शेयर करने के लिए अपने एक भाई हनुमान जी को रखी हूँ। गलती तुम भी करते हो, गलती तुम भी करते हो, हमसे हुई तो फिर सवाल क्यों करते हो? फेल होना सबसे ज़्यादा हर्ट करता है। कई बार ऐसी चीज़ें आपके सर्कमस्टेंसेस आपके काम को लेके पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, यू गेट हर्ट, यू फील लो। तो मैंने ये डर हटा दिया कि कोई कुछ नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आप चाहते नहीं हो कि कोई आपके साथ कुछ करे। और आपके अंदर टैलेंट है तो आपको लिफ्ट से नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी, आप सीढ़ियों से आगे बढ़िए, बड़े मुकाम पर पहुँचेंगे। हर छोटे शहर की लड़की के पास एक सूटकेस होता है, कपड़ों का नहीं सपनों का। और वो जब बड़ी सिटी आती है तो उसके साथ सिर्फ ड्रीम्स नहीं आते, डर, गिल्ट और प्रेशर भी आता है। जर्नलिज्म सिर्फ माइक और ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होती, कभी कभी ये लेट नाइट्स होती हैं, सेफ्टी के सवाल होते हैं और फिर भी नेक्स्ट डे काम पे वापस खड़े होने का करेज होता है। आज हमारे साथ है रसिका पांडे, जो एक यंग वुमेन जर्नलिस्ट हैं, जो सिर्फ स्टोरीज कवर नहीं करती, लाइफ के साथ जर्नलिज्म जीती हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग हो या नेशनल प्लेटफॉर्म, बस्तर के कॉन्फ्लिक्ट जोन से लेकर वुमेन्स वॉइसेस तक, रसिका ने प्रूव किया है कि स्ट्रॉन्ग जर्नलिज्म और स्ट्रॉन्ग फेमिनिटी साथ साथ चल सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट जर्नलिज्म, करेज, चॉइसेस एंड द वुमन बिहाइंड द रिपोर्टर। वेलकम रसिका। सपना बड़ा और पॉकेट स्मॉल होती थी तब, कैसे शुरुआत करी? शुरुआत अब जब बोली ना कि जब सपने बड़े होते हैं और आप ये सोचते हो कि आपको आपकी और आपकी सोच के बीच में किसी को आने नहीं देना है, तो फिर पॉकेट स्मॉल हो, पॉकेट बिग हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके सपनों में वो बुलंदियाँ हों और उससे पाने के लिए आप कुछ भी करना चाहते हो, आपको पता है कि ये कहते हैं ना, आपने सुना होगा कई बार कि जब किसी मुकाम को आपको पाना होता है तो उस पर झोंक दो खुद को, तो एक ना एक दिन वो मंजिल आपको मिल ही जाती है। और मैं यही कहूँगी कि किसी भी सपने देखने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, बस हौसले की ज़रूरत होती है, हिम्मत की ज़रूरत होती है और मेहनत की ज़रूरत होती है। आप मेहनत करते जाएंगे तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है या फिर ऐसा कोई भी मुकाम नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते हैं। सो रसिका, जब छोटे शहर से जब आप काम के लिए बड़े सिटी में जाते हो तो सबसे पहला डर क्या होता है? सेफ्टी, लैंग्वेज या कॉन्फिडेंस? और ऐसी लड़कियां बहुत है जो छोटे शहर से बड़े शहरों में आने के लिए आज भी सपने बुन रही हैं अपने। मैम, जैसा कि मैं बिलोंग करती हूँ शहडोल, आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में शहडोल है, वहाँ पास में एक अमलई एक जगह है। वहाँ से आपने कहा जब एक छोटे शहर की लड़की एक बड़ी जगह पर जाती है। मैं एक ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ और ब्राह्मण फैमिली का एक कल्चर होता है, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स कल्चर है और वो आज भी है, बट स्टिल अब पेरेंट्स उससे हटकर सोचते हैं अपने बच्चों को लेकर कि वो बाहर जाएंगे, कुछ करेंगे। बट जब उस जगह से आप निकलते हो, आपके दिमाग में ये चलती है कि मुझसे कुछ ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से मेरे परिवार को कोई कुछ बोले। क्योंकि टीवी में दिखने का सपना एक छोटे शहर की लड़की के लिए, एक छोटी सी जगह की लड़की के लिए बहुत बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि आज भी छोटे जगह पे आप जाएंगी या फिर मैं अमलई या शहडोल की बात करूँगी तो वहाँ के लोगों के मन में आता है कि लड़की इतने बड़े मुकाम पे पहुँच गई है तो इसका कितने लोगों के साथ उठना बैठना होगा। तमाम सवाल पेरेंट्स के मन में भी चलते हैं और जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके पेरेंट्स से लगातार कांटेक्ट में रहते हैं, उनके मन में चलते। तो आपको अपने सपने पूरे करने के साथ साथ एक दिमाग में हमेशा रहता है कि मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए, मुझसे कुछ ऐसे मैं कुछ ऐसा ना कर दूं जिससे मेरे पेरेंट्स को मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। तो वो हमेशा एक अपने साथ एक डर लेकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने अगर मुझ पर इतना भरोसा जताया है तो ये मेरी भी ड्यूटी है एज अ डॉटर कि उनको मैं प्राउड फील करा सकूं, ना कि उन्हें रिग्रेट हो कि हमने अपनी बच्ची को भेजा बाहर और उसने ये कर दिया या वो कर दिया। बस मैं हमेशा दिमाग में ये रखती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे
बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचाया है, क्योंकि अगर आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ तो सिर्फ़ अपनी वजह से नहीं, उसमें मेरे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। योगदान इसलिए क्योंकि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। मेरे पिताजी ने या फिर मेरे भाई ने या मेरी मम्मी ने कभी, अगर मैं रात में 12 बजे भी कहीं बाहर हूँ तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने मुझसे केयर वे में ज़रूर पूछा है कि आर यू ओके, तुमने खाना खाया, काम कैसा चल रहा है। बट उन्होंने मुझे कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया ये फील करने का कि तुम लड़की हो, तुम इतने बजे भी बाहर हो, तुम लड़की हो। तो ये मेरे लिए मैं कहूँगी कि आई एम blessing है। लकी। हाँ, बहुत बड़ी blessing भी है। यस यस, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों का, और जब वो सपोर्ट मिलता है तो बच्चे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तुम बहुत सिंपल हो, ये एक ताना लगता था या कॉम्प्लीमेंट लगता है? मैं सिंपल हूँ, ये मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम बात करेंगे भारत देश की, तो जब विमेंस की बात होती है तो उनकी सिंप्लिसिटी को ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत माना गया है। तो मुझे ये ताना कभी नहीं लगा कि सिंपल होना, और अपनी सिंप्लिसिटी के साथ भी तो आप अपने ड्रीम को जी सकते हो ना। ये कहाँ लिखा है कि आपको लोगों के हिसाब से ढलना पड़ेगा तभी आप कुछ कर सकते हो? तो इट्स कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। बट काफी लड़कियों के साथ होता है, हाँ, तुम कि- सिंपल हो, वो प्रेशर में आ जाती है प्रेशर उन में आ चीजों को जाती है। सुन के। तो मुझे लगता है कि आज वो लड़कियां सुने इस बात को, और अगर आप सिंपल हो इट मीन्स यू आर अ प्योर हार्ट, और मतलब आप प्योर रहो ना, आपको ज़रूरत नहीं है कुछ बनावटी करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए। क्योंकि आप सिंपल हो तो क्योंकि बिकॉज आप रूटेड हो, ट्रू, आप अपने रूट से जुड़े हुए हो, तभी वो सिंप्लिसिटी आती है। और आपने कहा ना कि रूट से जुड़े रहना भी लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अपने रूट से हटने लगते हो या उसे भूलने लगते हो ना, तो आप अब गलत डायरेक्शन में जाने लगते हो। ये मुझे लगता है। काफ़ी लड़कियां जब नए काम करना स्टार्ट करती हैं तो हर चीज़ के लिए देखा गया है कि वो हर चीज़ के लिए बहुत जल्दी हाँ भी बोल देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने आज ना बोली तो शायद ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल जाएगी या किसी और को मिल जाएगी। सो नो बोलना भी एक सक्सेस है, बाउंड्रीज क्रिएट करना। सो आपको क्या लगता है कि काफ़ी लड़कियां सिर्फ इसलिए हाँ बोलती हैं क्योंकि उनके लिए नया शहर है या नई जॉब है? आपके हिसाब से नो बोलना कब और कैसे सीखना चाहिए किसी भी लड़की को? नो बोलना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जब आप नो बोलना नहीं जानते तो लोग, कई बार होता है ना कि आपके टैलेंट का भी गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, आपकी वैल्यू कम करने लगते हैं, और हर बार नो बोलना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स योर वर्क। अगर काम वैसा है, मुझे जैसे अब सडनली एक कॉल आ जाए कि एक बड़ी खबर है कि कहीं रिपोर्टिंग में जाना है, तो वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे जाना चाहिए। बट अगर इसके जगह ऐसी चीज़ें होने लग जाएं कि तुम 5 बजे का भी शो कर लो, तुम 5:30 का भी शो कर लो, तुम 7 का भी शो कर लो, तो क्यों भैया? जितनी सीटीसी उतनी पीटीसी करना है, इतना लाइफ में लोड लेकर नहीं। अगर मैं टैलेंटेड हूँ तो मेरे पास अगर आधे घंटे का भी स्क्रीन टाइम है तो मैं छाई रहूँगी, और अगर मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है तो मैं 5 शो कर लूँ या मैं 10 शो कर लूँ, कुछ नहीं होना है उससे। तो मुझे लगता है कि नो बोलना कई बार ज़रूरी भी होता है, नहीं तो लोग आपकी वो वैल्यू नहीं कर पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि दे थिंक हम बेवकूफ़ हैं। तो कभी किसी को बेवकूफ़ नहीं दिखाने के लिए नो बोलना बहुत ज़रूरी है। बाउंड्री सेट करने के लिए बहुत कि ज़रूरी आप है। कितना कर सकते हो, True. नहीं कर सकते हो, हर एक को यू कांट कीप ऑब्लाइजिंग एवरीबॉडी बिल्कुल। ऑन दैट मैन। दूर घर से फेल होना सबसे ज़्यादा हर्ट करता है जब आप दूर रहते हो घर से। तो कई बार ऐसी चीज़ें, आपके सर्कमस्टेंसेस, आपके काम को लेके पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, जब जो चीज़ें नहीं ठीक चलती हैं, सो यू गेट हर्ट, यू फील लो, तो आपने उन सब चीज़ों से कैसे डील किया अकेले? मैं आज आपको एक बात बताती हूँ कि मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, बहुत, मतलब मैं कहती हूँ कि मैं उनका गदा लेकर चलती हूँ अपने साथ साथ। तो मेरा डेली रूटीन है कि मैं सुबह उठती हूँ, मैं हनुमान चालीसा एज अ मेडिसिन लेती हूँ। मैं ये नहीं पढ़ती कि भगवान मैं उनको थैंक यू, तो हमेशा ग्रैटिट्यूड तो लाइफ में होना चाहिए। बट मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको ना बहुत ज़रूरी होता है एक डिसिप्लिन लाइफ। जब आप एक सोच के साथ और ये सोचते हो कि हमें आगे बढ़ना है, तो आप स्पिरिचुअली जब कनेक्शन रखते हो ना, तो वो चीज़ें खुलकर दिखने भी लगती है। तो मैं इसी से आपको बताती हूँ कि मुझे कभी डर नहीं लगता। मैंने कहा ना कि मैं हनुमान जी को अपना भाई मानती हूँ। मैं रोज़ हनुमान चालीसा नाम की मेडिसिन लेकर घर से निकलती हूँ, और फिर मैं बोलती हूँ आओ मुझसे भिड़ो कोई। मतलब अगर जहाँ गलत होता दिखता है तो आई टेक अ स्टैंड फॉर एनीवन। लेकिन आप फालतू की बातें कर रहे हैं, मैं मेरा स्टैंड वहाँ पर भी क्लियर होता है। डर बहुत लगता है, लेकिन हमेशा कहते हैं ना कि
माउंटेन ड्यू का है मे बी, कि डर के आगे जीत है। तो जीत है डर के आगे। बस आप किसी को इंटेंशनली आप खुद हर्ट मत करो। और मैं बहुत ज़्यादा कर्मा बिलीवर हूँ कि वॉट यू गिव यू विल गेट इट बैक। तो मैं उतना ही देने की कोशिश करती हूँ जो मेरे पास आए, तो मुझे अच्छा लगे कि ये मेरे पास आया है। ऐसा ना फील हो मुझे कि यार मैंने ऐसा किया था, कहीं इस वजह से तो मेरे साथ ये नहीं हो रहा है। सो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ कब आई? जब मैम 2017 का एक इंसिडेंस है। 2017 जब मैं कॉलेज में थी, और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं, और वो हमेशा से चाहती थी कि हमारे बच्चे भी ऐसे। इवन जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तो मेरी मम्मी मुझे कहती थी कि तुम वृंदावन चली जाना, तुम कथा बाजना, तुम बहुत अच्छा बोलती हो, तुम बहुत अच्छा करोगी। तब मैं अपनी मम्मी को ना, शायद मुझे लगता है कि मैं उनको तब समझ नहीं पाई, बट वो कहीं ना कहीं सही भी थी, मैं कर सकती थी। लेकिन 2017 से मैं शुरू करूँगी। 2017 में मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई थी। आई वॉज हैविंग स्पाइन ट्यूमर था, और हैदराबाद में मेरी सर्जरी थी। 28 मार्च 2017 को मेरी सर्जरी थी। जब मैं ओटी में जा रही थी, बस मैं ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी, और मुझे नहीं पता उस दिन वो मेरे अंदर पहली बार इतना कॉन्फिडेंस और एनर्जी और उस नाम जब से कैसे आया। मैं अपने पेरेंट्स को देखकर रोई नहीं। मैं अपने मम्मी पापा को, मैं 2017 में मेरी उम्र थी 19 साल की रही मैं, तो मैं अपने मम्मी पापा को देखकर रो नहीं रही थी। और मैं उनको ये बोल रही थी, सर्जरी मेरी हो रही ना, आप लोग क्यों डर रहे हो, ठीक होने आए हैं ना हम। और मैं डॉक्टर को भी कह रही थी, आप मेरे पेरेंट्स को कुछ मत बताना, अंदर अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो आप मुझे बता दो, आप सर्जरी करो, मैं ठीक हो जाऊँगी। तो मुझे उस दिन समझ में आया कि जो होना होता है हो जाता है। बट मैंने उस टाइम देखा है बहुत करीब से इस चीज़ को, कि मैं अपने दिमाग में ये आने ही नहीं दे रही थी कि मुझे इतने बड़ी प्रॉब्लम से मैं गुजर रही हूँ, या आफ्टर सर्जरी इतने कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं। तो 17 साल की लड़की के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उसके में ये सोच थी कि ये कारज मुझे था। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर कैसे आया। आई डोंट नो। आज भी मैं कहती हूँ ना कि मैं नहीं समझ पाती, बट मुझे ऐसा फील होता है कि ये पावर मुझे वहीं से मिली। और मैं बहुत ज़्यादा भगवान पर विश्वास रखती हूँ, बहुत ज़्यादा। उसके बाद आप सोचिए, मैं उस शहर से जब आ रही थी ऑपरेशन करा के वापस, मैंने बोला हैदराबाद में कभी आऊँगी नहीं इस जगह में। और यू विल नॉट बिलीव इट कि जो मेरी पहली जॉब थी, मैं मैथ्स यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। 2018 में मेरा कॉलेज प्लेसमेंट होता है, और वो कौन सी जगह थी? हैदराबाद, रामोजी फिल्म सिटी। मतलब वो मेरे लिए भी शॉकिंग था कि क्या है, बट ठीक है। फिर मैंने आफ्टर सर्जरी, 2017 की बात है, 2018 में मैंने अपने करियर की शुरुआत की। और आज इतना टाइम हो गया, मुझे 8 इयर्स हो रहे हैं इस इंडस्ट्री में, लेकिन मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मेरी कभी सर्जरी हुई थी या मेरे साथ कुछ हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन ब्लेसिंग थी आपके यस, ऊपर। ट्रू। तो वही है, तो मुझे तब से बिलीव होने लगा। लेकिन फिर शिव जी ने, मैं कहती हूँ ना कि मैंने शिव जी को अगर पापा माना तो हनुमान जी को भाई माना, और राधा कृष्ण को अपना दोस्त। और अगर हनुमान जी को मानती हूँ तो राम जी के आगे तो दंडवत रहना ही पड़ेगा, नहीं तो हनुमान जी फिर नाराज़ हो जाएंगे कि बहन बन के इतना नेतागिरी नहीं करना। तो बस यही थी जर्नी। और मुझे लगता है कि जब आप ये बिलीव कर लेते हो कि करने वाले वही हैं, हम तो सिर्फ अपना कर्म करने के लिए आए हैं, तो उसमें आप बहुत अच्छा देते जाओ। आप कुछ भी बनने से पहले, किसी भी इंडस्ट्री में कुछ बड़ा बनने से पहले, जब आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो, आप गिवर बन जाते हो, तो आप सब कुछ हासिल कर लेते हो। आज सक्सेस का मतलब सिर्फ पैकेज नहीं होता है, बट आज सक्सेस को सैलरी, लाइफस्टाइल, फॉलोअर्स, इन सब से नापा जाता है। सो मुझे बताओ, जब यू बीइंग अ जर्नलिस्ट, एक सक्सेसफुल अब 8 साल की जो आपकी जर्नी रही है, कैसे इस चीज़ को आपने हैंडल किया है? इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जब आज भी जो मीडिया इंडस्ट्री है, जहाँ पर अगर हम मेल फीमेल का रेशियो देखेंगे, तो आज भी 60-70 में मेल्स होंगे और 40 या 30% में फीमेल्स होंगी। जो फीमेल्स फ्रंट फुट पर काम कर रही हैं, उनमें अगर आप रेशियो में जाएंगे तो वो रेशियो और कम हो जाएगा। अगर आप इस रेशियो में जाएंगे कि जो मीडिया इंडस्ट्री के बड़े पद हैं, चाहे संपादक हो, सह संपादक हो, ऐसे पद हों या बड़े पोजीशन में, वहाँ पर आज भी आपको महिलाओं की भूमिका कम दिखेगी। वहाँ पर
ठीक है टीम में है विमेंस, बट आज भी वो कल्चर वैसा डेवलप नहीं हुआ है। ये इंडस्ट्री बार बार आपको बहुत कुछ चैलेंज करती है। कई बार ये होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि आपकी ये प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ कब बन गई, बट ये प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों बन जाती है। क्योंकि देखिए आप, कभी हमारे पास सुबह कॉल आ जाए कि कुछ बड़ी हैपनिंग हो गई है, वो हैपनिंग थोड़ी सोचेगी कि मेरे पर्सनल लाइफ में अभी क्या चल रहा होगा। तो इस प्रोफेशन का एक थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक बोलेंगे, everybody knows this is how it is. हाँ एग्जैक्टली। और मुझे लगता है मैम संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता है किसी भी इंडस्ट्री में। आज हम मीडिया की बात कर रहे हैं तो वी आर थिंकिंग मीडिया में ये सारे स्ट्रगल हैं, बट आप किसी और इंडस्ट्री की बात करेंगे, एक पॉलिटिशियन की भी लाइफ कैसी होती है कि अगर वो जनता के बीच से हट गया तो फिर उसका करियर गिरने लगेगा। वैसे ही हम लोगों की लाइफ ऐसी होती है, जर्नलिस्ट जब तक उसका जर्नलिस्ट अप्रोच जिंदा है ना, तब तक ही वो जर्नलिस्ट है, नहीं तो फिर टाइम नहीं लगता लोगों को अपने फेवरेट्स को बदलने में आजकल। So one fear which you had to unlearn जब आप यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया, कोई भी एक ऐसा डर जो आपने अपने ज़िंदगी से उसको हटा दिया? ये डर कि हमेशा किसी भी इंडस्ट्री में कहा जाता है ना कि एक मेल महिला को झुका देगा, यू हैव टू गिव समथिंग तभी आप आगे बढ़ोगे। तो मैंने ये डर हटा दिया कि कोई कुछ नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आप चाहते नहीं हो कि कोई आपके साथ कुछ करे, और आपके अंदर टैलेंट है तो आपको लिफ्ट से नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी, आप सीढ़ियों से आगे बढ़िए, बड़े मुकाम पर पहुँचेंगे। एक हैबिट जो आपको आपकी जिसने ज़िंदगी बदल दी? लगातार मेहनत करना। मैं पीछे नहीं हटती। अगर मेरे पास कभी भी कॉल आ जाए कि काम है, तो काम को मैं अपनी जिम्मेदारी समझी हूँ। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं किसी ऑफिस में काम कर रही हूँ या मैंने अपने आप को एम्प्लॉय नहीं माना है। मैं काम के प्रति मैं बहुत प्रेम करती हूँ। शायद मेरी लाइफ में कभी कोई आए तो वो सेकंड होगा, पहला प्रेम मेरे लिए हमेशा मेरी फील्ड या मेरा इंडस्ट्री ही होगा। एक झूठ जो अभी भी सोसाइटी लड़कियों को बोलती है कि लड़की आगे बढ़ गई है मतलब सुंदर है, किसी के साथ कुछ होगा लफड़ा, हमेशा कहा जाता है। आप हमेशा जब भी एक लड़की आगे बढ़ती है तो पहला जो टारगेट और पहला पिन लड़की पर किया जाता है वो आपको भी पता है कि उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा दो या तो वो शांत हो जाएगी। बट वो ज़माना गया, आप किसी भी उंगली उठाओ, हम पूरी उंगली तोड़ देंगे अगर आप गलत होगे तो। हमारा एक ही कॉल है बस। वन नॉन नेगोशिएबल फॉर वुमेन, जो एक चीज़ जिस पे हर औरत को नहीं झुकना चाहिए? अपनी डिग्निटी पे, अपने स्वाभिमान पर और आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो यू ऑल्सो डिज़र्व अ रिस्पेक्ट, क्योंकि जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी में हम कहाँ भूल जाते हैं कि जब भी आज पुरुष और महिला की बात होगी, और अगर आप किसी भी घर में देखेंगे पुरुष और महिला दोनों भी काम कर रहे होंगे, तो महिला ही 19 में रहे और पुरुष 20 में रहे, ये क्यों ज़रूरी है? इक्वालिटी वहाँ पर भी तो हो सकती है। तो रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान मुझे। हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट के चलते आजकल जो सब बोलते हैं कि भाई हम यही तो कहना चाहते हैं कि हम किसी भी आदमी से हम बराबरी नहीं कर रहे हैं। Exactly. ना हम उनको नीचे दिखाना True. चाहते हैं, बस हम अपनी जगह पे हैं और जगह बना के रखना चाहते हैं। बिल्कुल। सो जो लड़की आज छोटे शहर में बैठ के ये एपिसोड सुन रही होगी या उसे वो डर लग रहा होगा, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप जब कुछ भी पाने की एक सोच रखते हो, उसके लिए आप मेहनत करो। जब आपके इंटेंशंस प्योर होते हैं, उसके साथ साथ बार बार मैं हमेशा एक लाइन कहती हूँ कि आप अच्छे इंसान बनो, फिर आपको कुछ भी मिल सकता है। और मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगी लड़कियों के साथ साथ कि जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया कॉन्फिडेंस, जो मुझे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े रहे, अगर वैसे पेरेंट्स बहुत सारे छोटे टाउन गर्ल्स के होंगे तो मुझे लगता है वो लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। शादी के सवाल आते होंगे कि शादी कब कर रही हो, करियर को कैसे मैनेज करोगी, इन सब पे कैसे आप रिएक्ट करोगे? शादी तब करना चाहिए जब आपको ये फील हो कि आपको शादी करना है। इस वजह से नहीं कि सोसाइटी ने आप पर प्रेशर किया कि आपकी एज हो रही है, आपको शादी कर लेना चाहिए, आपको सेटल हो जाना चाहिए। सेटल तो आप आज भी हो, लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना है। शादी कॉम्प्रोमाइज़ फील नहीं करानी चाहिए। शादी आपको ये फील करानी चाहिए कि यार एक पार्टनर जिसका सपोर्ट मेरे साथ है
और मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि जिस दिन आपको ऐसा फील हो जाए उसी दिन आप शादी करिए। और जब भी लड़कियां अपने पार्टनर को चूज़ करें तो बाद में ये देखें कि वो कितना कमाता है, कितना लेविश लाइफस्टाइल जीता है, कितना पैसा है। पहले ये देखें कि वो अच्छा इंसान है कि नहीं, वो आपको खुश रखेगा कि नहीं। क्योंकि हम आजकल इतने केसेस सुनते हैं जहाँ पर लड़कियों के साथ कुछ हो जाता है या फिर डिवोर्स रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो क्यों है? क्योंकि पहले हम आर्टिफिशियल खुशियाँ तलाशते हैं, हम ये नहीं देखते कि वाकई में हमें क्या चाहिए। तो जिस दिन आपको ऐसा पार्टनर मिले तभी शादी करिए, और शादी में कभी भी हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ बोला जाता है ना कि शादी कर लो, क्यों डराया जाता है कि जी लो जितना जीना है, शादी के बाद तो ये नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। अच्छा है तुम ये कर लो क्योंकि बच्चे हो जाएंगे तो तो मुश्किल नहीं होगा कर करने पाओगे। के लिए। उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि और लड़कियां हैं जो शादी इन सब चीज़ों से डरती हैं, डरती हैं। एक कमिटमेंट को डरती हैं, क्योंकि हमने अपने आसपास सोसाइटी में हमने एक नॉर्म्स बना लिए हैं और हमारी एक लैंग्वेज भी वैसी हो गई। जब हम बात करते हैं वो भले ही हम मस्ती में बोलते हों, लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़की के दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाती है कि हाँ, अगर मैंने शादी कर ली तो मेरी आज़ादी चली जाएगी, मैंने बच्चे कर लिए तो फिर मैं और काम नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एज अ सोसाइटी ऑन अ होल हमें ये नैरेटिव्स थोड़े चेंज करने पड़ेंगे कि लड़कियां, आप जैसी लड़कियां जो चाहती हैं शादी करना, सेटल होना चाहती हैं, बट इन चीज़ों से डरे ना। बिल्कुल। राइट। मुझे बताओ, जब पहली सैलरी मिली होगी, क्या पहली फीलिंग थी? वो पहली आज़ादी की फीलिंग थी? क्योंकि कई ऐसी लड़कियां हैं जो एवरीबडी, आपके उसमें तो भाई एवरीबडी नाउ वांट्स टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बट आपका क्या सा एक्सपीरियंस था दैट पहली सैलरी का? पहली सैलरी का एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि लॉटरी लग गई है। ट्रू। तो मुझे उस दिन ऐसा लगा कि आज ये पैसे मेरी मेहनत से मैंने कमाए हैं। लेकिन वो पहली सैलरी क्रेडिटेड वाला मैसेज के साथ मेरे दिमाग में ये आया कि उस दिन मुझे उस पैसे की वैल्यू समझ में आई। पैसे कमाना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। आजकल भी आप, भले लोग कहते हैं कि बहुत सारी दुनिया में बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है करने को, जितना कुछ है करने को उसके साथ साथ ये भी एक है कि पैसे कमाना, ऊपर से अपने मान सम्मान के साथ पैसे कमाना, वही इट्स नॉट जब पहली सैलरी मिलती है, मेरे ख्याल से वो सिर्फ पैसे नहीं होते, पैसे नहीं होते, वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट और एक पावर देता है। ऐसा लगता है कि अब तो मुझे जो चाहिए मैं अपने पैसे से कर सकती हूँ, ये वाला कॉन्फिडेंस भी मिलता है। सो जो गर्ल्स जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो चाह रही हैं, ढूंढ रही हैं, 3 चीज़ें उनको आप क्या बोलना चाहोगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि फिर से मैं जो पुरानी बात कहती हूँ कि हमेशा आप कभी भी अपने स्वाभिमान को कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। आपके एक उसूल हैं जीवन जीने के, आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें और आप लगातार मेहनत करते रहो। हर्डल्स जो आती है ना, इट्स गुड, मतलब आप राइट ट्रैक में हो। अगर आपको हर चीज़ें स्मूथली मिल रही है ना, तो मतलब आपका ट्रैक गलत है। हर्डल्स आना भी ज़रूरी है। अगर आपके रास्ते में कांटे हैं तो उस कांटों को पार करके जब आप अपनी मंजिल में पहुंचोगे तो आप उसकी वैल्यू जानोगे। आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि वो आपने आपके दम पर अचीव किया, आपके मन में फीलिंग नहीं होगी कि मेरा ये गॉड फादर था या मेरे लिए ये खड़ा था। आप खुद के दम पे वहाँ पे पहुँचे हो। तो जो ये पावर फील कराता है ना, मुझे लगता है कि वो कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं। बट कई बार रसिका देखा गया है, बहुत कैसे कहते हैं ना कि कई टैलेंटेड लोग होते हैं, हर कोई तो टॉप पे नहीं पहुंचता है। कुछ तो एक डिफरेंस होता है उनमें कि जो टॉप पे पहुंचते हैं, मेहनत सब कर रहे हैं, बट कोई एक है जो टॉप पे पहुंच रहा है। तो वो क्या अलग होता है तुम्हें लगता है? मुझे लगता है कि दोनों में अलग, मैं फिर से कहूँगी ना मैम कि आपको एक सोच, जब भी आपको एक विजन पहले बनाना पड़ता है, व्हेन यू डिसाइड कि हमको ये चाहिए, पहले विजन बनाना पड़ता है, उस विजन को जीना भी पड़ता है, उसको सोचना पड़ता है, उसमें रहना पड़ता है, उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। ये नहीं बोलना पड़ता, आपको कंप्लेन नहीं होनी चाहिए फिर कि यार आज मुझसे ज़्यादा काम करा लिया। ये आपने चुना है, आपको वो फील होना चाहिए कि ये मेरा है। तो जिस दिन, मुझे लगता है कि वही अलग लोग होते हैं जो कभी काम को या किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी पार्ट को ये नहीं सोचते, अरे यार आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज वो हुआ। जितने ज़्यादा आपके पास टास्क आ रहे हैं, इट मीन्स यू आर टास्क मेकर। तो ये आपको डेस्टिनी भी दे रही है आपको सिखाने के लिए, तो आप इससे खुद को ग्रूम कर रहे हैं। तो जो लोग कंप्लेन बहुत करते हैं ज़िंदगी से,
वो उसमें छट जाते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं मिल रहा है। लेकिन जो लोग मेहनत करने के साथ ये उम्मीद रखते हैं कि नहीं वो मुझे मिलेगा, और ग्रैटिट्यूड देते हैं कि थैंक यू, आज का जो ये स्ट्रगल था ये भी ज़रूरी था, कल लर्निंग में समझ में आएगा। तो ये वो लोग होते हैं कि फिर वो मुकाम उनको मिल ही जाता है। एक अकेली जब लड़की जब नए शहर में आती है तो उसको नहीं समझ आता, भाई ज़रूरी नहीं है हर चीज़ सब चीज़ें सही रहें, तो रोना भी आता है, गिल्ट भी आता है कि फिर एक होता है कि आप किस पे भरोसा करो। ट्रू है ना, तो क्या आप मेंटोर ढूंढते हो या आप अपने सीनियर्स में ढूंढते हो वो, या कोई ऐसा दोस्त ढूंढते हो आसपास कि जो आपको उस जर्नी से, मतलब इट्स लाइक कनेक्टिंग टू द राइट काइंड ऑफ पीपल वेयर यू नो जो आपको वो एनर्जी दे, सेम एनर्जी हो, वरना आप कहीं भटक जाते हो, जिस चीज़ के लिए आप आए हो वो आप नहीं करते हो उन चीज़ों को लेके। तो वो एक बस ये एक क्वेश्चन था कि बेसिकली कि बहुत वैसे है कि अकेले कभी रोए हो? अकेले मैं रोती ही अकेले हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता कि लोग मेरी रोती हुई शक्ल देखें। रोना अकेले तो कई बार आया भी है, और रोना इज़ अ गुड, इट्स नॉट अ साइन कि आप वीक हो, वो स्ट्रॉन्ग पीपल का एक साइन भी है कि आप बहुत इमोशंस से जुड़े हुए हो, आप इमोशन से जुड़े हुए हो। और रोना आना अच्छी बात है, मुझे तो हर 2-3 दिन में रोना आ जाता है, बट इसलिए नहीं कि ऐसा हो गया, मुझे तब भी कोई कंप्लेन नहीं है, और मैं किसी को नहीं ढूंढती। तब भी मैं अपनी प्रॉब्लम्स कम लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, और प्रॉब्लम मैं शेयर करने के लिए अपने एक भाई हनुमान जी को रखी हुई हूँ। तो मैं आती हूँ चुपचाप, जब मुझे कुछ किसी चीज़ में समझ में नहीं आता, मैं घर में बैठती हूँ अपने पूजा वाले प्लेस में, और हनुमान चालीसा उठाती हूँ, और हनुमान चालीसा का बोलते हैं ना कि मैं लगातार कंटिन्यूसली पढ़ने लगती हूँ। मुझे नहीं पता, बट इट्स ट्रूथ ऑफ माई लाइफ कि मुझे फिर वो रास्ता मिल जाता है। मैं जिस वजह से परेशान होती हूँ मुझे अपने आप जवाब मिल जाता है। और जब आप लाइफ में आगे बढ़ने लगते हो, आप एक अकेले ज़्यादा रहने लगते हो, क्योंकि आप बहुत तरीके के लोगों से मिलते हो। और मेरे साथ शायद ये प्रॉब्लम है, या मैं बोलूँ ये मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं लोगों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेती हूँ। मैं बता दूँगी कि मेरे लिए अच्छे इंट्यूशंस रखता है या नहीं रखता है, या जो भी है। तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ लोगों को अपना दुख नहीं बताना चाहती, लोगों के दुख में मरहम ज़रूर लगाने का काम करती हूँ, बट आई डोंट वांट कि पीपल नो कि मैं किस सिचुएशन में हूँ।